वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 2 वर्ण विचार। तो बच्चों, मुख से उच्चारित ध्वनियों को हम जिन चिन्हों द्वारा अंकित करते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि यानी इकाई है। इस ध्वनि के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे यहाँ पे आप दो चित्र देख सकते हैं, एक गाय का चित्र दिया हुआ है और दूसरा पौधे का चित्र दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों के नामों को बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। इन्हीं छोटी छोटी ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अतः हमने जाना कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। अब देखिए इस पॉइंट में दिया हुआ है वर्णों के भेद। तो हम लोग वर्णों के भेद जानेंगे। ध्वनियों के उच्चारण के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब देखिए स्वर और व्यंजन दिया हुआ है, तो हम लोग पहले जानेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं या स्वर वर्ण क्या है। तो देखिए, जिन ध्वनियों को बोलने के लिए हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती तथा उन्हें बोलते समय हवा बिना किसी बाधा के मुंह से निकलती हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। वास्तव में स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये कुल 11 हैं। तो स्वर कितने होते हैं? 11। अब देखिए अनुस्वार। अंग को अनुस्वार कहते हैं। यह न तो स्वर होता है न ही व्यंजन, इसलिए वर्णमाला में इसे स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले लिखा जाता है, इसलिए इसे अयोगवाह कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय हवा हमारी नाक से निकलती है और न कि ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका चिन्ह है, देखिए यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है चिन्ह, जिसे अनुस्वार कहते हैं। बच्चों, इसका प्रयोग व्यंजन माला के 5 वर्ग यानी कवर्ग, चवर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग और पवर्ग के अंतिम अक्षरों के स्वर रहित अर्थात अरहित रूप को दिखाने के लिए बिंदी रूप में किया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कवर्ग यानी क ख ग, ये अंक। देखिए अंक के ऊपर दिया, इसका उपयोग किया हुआ है अनुस्वार का। चवर्ग चषज दिया हुआ है यहाँ पे। ये मंजन, देखिए मंजन के ऊपर इसका किया गया है, अनुस्वार को उपयोग किया गया है। अब देखिए यहाँ ट्वर्ग, ट्वर्ग में देखिए घंटा, त्वर्ग में दिया है हिंदी, पवर्ग में दिया है संबंध। यहाँ अलग अलग तरीकों से इसका यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अब देखिए, अब हम इस पॉइंट में आते हैं, उसके नेक्स्ट पॉइंट पर, अनुनासिका। देखिए अ के ऊपर जो चंद्र बिंदु दिया हुआ है इसे क्या कहते हैं? अनुनासिका। ठीक है, यह नासिक ध्वनि है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से एक साथ बाहर निकलती हैं। इसका चिन्ह देखिए दिया हुआ है ब्रैकेट में है, जिसे चंद्र बिंदु कहते हैं। इसे री को छोड़कर अन्य सभी स्वरों के साथ उच्चारित किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे अ के ऊपर दिया हुआ है चंद्र बिंदु, आ के ऊपर चंद्र बिंदु का निशान दिया हुआ है। जहाँ जहाँ पे लगता है वहाँ पे दे दिया गया है, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं विसर्ग। अब देखिए इसमें दिया हुआ है, विसर्ग में दिया हुआ है कि अंग को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय ह की ध्वनि निकलती है। इसका चिन्ह देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है। हिंदी भाषा में इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग होता है तथा हमेशा व्यंजनों के बाद लिखा जाता है, जैसे प्रातः, अतः, अधः, गति, अधोगति, दु। मतलब ऐसे बहुत सारी ये क्या बोलते हैं शब्द हैं जिसमें हम लोग इसका उपयोग करते हैं, विसर्ग का। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, आगत ध्वनियाँ। आ, देखिए आ के ऊपर दिया हुआ है ये चिन्ह। यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आई है। इसका चिन्ह है, देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है, जैसे बॉल, मॉल, हॉल, डॉक्टर आदि। अब 2 नंबर पे आते हैं ज और फ। यह ध्वनियाँ अरबी फारसी भाषा से हिंदी भाषा में आई हैं। इनका उच्चारण हिंदी के ज और फ वर्ण से भिन्न होता है। इन ध्वनियों के प्रयोग से शब्द के अर्थ में अंतर आ जाता है, जैसे सजा, दंड, सजा, सजाना, जरा, थोड़ा, जरा, बुढ़ापा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, व्यंजन। तो व्यंजन है
जिन ध्वनियों को बोलने के लिए अन्य स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके बोलते समय हवा मुख के किसी भाग से टकराकर बाहर आती हैं। सभी व्यंजनों को बोलने के लिए अस्वर्ग का प्रयोग होता है। अस्वर्ग के बिना व्यंजनों को लिखने के लिए उनके नीचे हलंत चिन्ह लगाया जाता है। इनकी मूल संख्या 33 है। ठीक है, व्यंजन कितने होते हैं? 33। इसकी मूल संख्या 33 है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क ख दिया हुआ है, क ख ग घ अ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तलाबी स मूर्धन्य स दांती स और ह। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं अन्य व्यंजन। इसमें देखिए ड़ और ढ दिया है, तो ड़ और ढ व्यंजन विशेष होते हैं। इन व्यंजनों से कभी शब्द प्रारंभ नहीं होते हैं। सही बात है, इन शब्दों से देखिए ढ से ये क्या बोलते हैं, ड़ से कोई नहीं शब्द ये होता है, आरंभ होता है, जैसे ये बीच में ही आता है हमेशा। ठीक है, जैसे सड़क, घड़ा, नीचे हम पढ़ाएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इन व्यंजनों से कभी शब्द प्रारंभ नहीं होते हैं। ये व्यंजन शब्दों के बीच में या अंत में आते हैं। इनका उच्चारण ड और ढ से भिन्न होता है, जैसे सड़क, घड़ा, पढ़ाई, बाढ़ आदि। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि हिंदी भाषा में शब्दों का निर्माण दो व्यंजनों के योग से भी होता है। व्यंजन वर्णों का योग निम्न 3 तरह से होता है। देखिए पहला दिया हुआ है दो जुड़े व्यंजन, यानी रूप आकृति बदलता। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कक्षा। ठीक है, क हलन धन स, छ बन जा रहा है, तो ये हो गया हमारा कक्षा। त्र, त हलन धन र, त्र। देखिए त्र में ही र छिपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ज्ञ है, यहाँ पे स्र है, इसमें ये र और इसमें ज्ञ छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये बन जा रहा है कक्षा, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रमिक। अब देखिए नीचे दिया हुआ है, इस प्रकार के दो व्यंजनों के मेल में पहला व्यंजन स्वर रहित किंतु दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट में दिया हुआ है दो जुड़े व्यंजन यानी समान, जैसे क हलन धन क हलन धन अ कक। देख ठीक है ना, देखिए एक ही दोनों व्यंजन समान जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक आधा क है और एक पूरा क है। अब इधर ये दिया हुआ है नीचे देखिए मक्का, बच्चा और पत्ता, दोनों में ऊपर वही दो जुड़े व्यंजन यानी समान व्यंजन है। आधा च है फिर पूरा च है, आधा त है फिर पूरा त है। अब देखिए दिया हुआ है इसके नीचे कि जिस किसी शब्द में एक ही व्यंजन 2 बार आता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है, जैसे हड्डी, गन्ना, डिब्बा, बिल्ली, छत्ता, सच्चा आदि। अब देखिए थर्ड नंबर में दिया हुआ है दो जुड़े व्यंजन यानी अलग अलग। ठीक है, इसमें दिया हुआ है क हलन धन ख हलन धन अ। देखिए कख यानी मक्खी, नीचे दिया है पुस्तक, प्याज, इसमें आधा स और पूरा त, इसमें आधा प और पूरा य यानी प्याज। अब देखिए अब इसमें दिया हुआ है नीचे कि जिस किसी शब्द में दो अलग अलग व्यंजनों का योग होता है तो पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है, जैसे मक्खन, दुग्ध, क्यारी, गुच्छा, सब्जी, संख्या आदि। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वर्णमाला। तो बच्चों जब किसी भाषा के सभी ध्वनियों के लिखित रूप को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। देखिए इस पॉइंट में दिया हुआ है वर्णमाला का ये क्या बोलते हैं, परिभाषा आप लोग याद कीजिएगा, कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। अब आते हैं हम लोग मात्राएं। ठीक है, तो बच्चों हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजनों के मेल से ही शब्द बनते हैं, किंतु शब्दों के निर्माण में व्यंजनों के साथ स्वरों का मेल अपने मूल रूप में नहीं किया जाता। जरा पढ़कर देखो, देखिए पढ़ के देखिए आप लोग, आ म अ फ अ ल ओ अ क आ। देखिए मतलब ये यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है कि बच्चों हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजनों के मेल से ही शब्द बनते हैं, किंतु शब्दों के निर्माण में व्यंजनों के साथ स्वरों का मेल अपने मूल रूप में नहीं किया जाता। ठीक है, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया ना? देखिए हम लोग पढ़े तो नीचे लिखा हुआ है कि क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया ना? अब पढ़ो, आम फलों का राजा है।
तो बच्चों पहले वाक्य में स्वर अपने मूल रूप से व्यंजन के साथ जुड़े हैं, किंतु दूसरे वाक्य में स्वर अपने निश्चित चिन्हों के रूप में व्यंजन के साथ आए हैं, जिसे आप भली भांति समझते हैं। स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। अतः हमने जाना, देखिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, इस पॉइंट को और कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। अब आते हैं हम लोग नीचे क्या लिखा हुआ है इस पॉइंट में, पढ़ते हैं इसको। स्वरों की संख्या 11 है, किंतु अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अतः हिंदी भाषा में 10 मात्राएं हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4, 4 कॉलम में लिखा हुआ है। प्रथम कॉलम में लिखा है स्वर, दूसरा में मात्रा, तीसरा में लिखा हुआ है व्यंजन के साथ मात्रा, और चौथा में लिखा हुआ है, चौथा तालिका में मात्राओं के मेल से बने शब्द, यानी अ कोई मात्रा नहीं, क हलंधन अ, क यानी कप, आ क हलंधन आ, का कान। इसी तरह यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब नीचे दिया हुआ है बच्चों, ऐसा नहीं है कि स्वर व व्यंजन के मेल से ही शब्द बनते हैं। स्वर अपने मूल रूप में भी व्यंजनों के साथ जुड़कर शब्द बनाते हैं। देखिए जैसे अ से अनार, आ आम, ई इमली, बड़ी ई ईश्वर, छोटा ऊ उड़ना, बड़ा ऊ ऊपर, री ऋषि, ए ऐनक, ए एक, ओ ओस, औ औरत। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इस पॉइंट में कि र के विभिन्न रूप। बच्चों र एक ऐसा व्यंजन है जो स्वर रहित और स्वर सहित जब अन्य व्यंजनों के साथ जुड़ता है तो इसका रूप परिवर्तित होता है। अतः इसके प्रयोग में विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला में दिया है र स्वर सहित रूप। जब र स्वर सहित अर्थात अ के साथ किसी अन्य असहित व्यंजन के साथ बोला जाता है तब लिखते समय उसके मूल रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है भारत, भारत का देखिए मिलाया हुआ है र धन आ, धन त हलन धन अ, रात यानी भारत, भारत का मिला दिया है, ठीक है। यहाँ इसी तरह यहाँ पे कुछ शब्द दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। दूसरे में दिया है र स्वर रहित रूप, रेफ रूप। जब र स्वर रहित अर्थात अ के बिना होता है और किसी अन्य स्वर सहित अर्थात अ सहित व्यंजन से पहले बोला जाता है तो लिखते समय उसे व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, इसे रेफ कहते हैं। जैसे पर्वत, वर्षा, कर्म, सर्द, ठीक है। देखिए पर्वत के ऊपर जो लगाया गया है इस चिन्ह को रेफ कहते हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं 3 नंबर में, 3 नंबर में यानी तीसरा नंबर में। इसमें लिखा हुआ है र स्वर सहित रूप पदेन रूप। जब र स्वर सहित अर्थात अ के साथ हो और र से पहले कोई अन्य स्वर रहित अर्थात अरहित व्यंजन होता है तब लिखते समय र उस व्यंजन के पैर में लगाया जाता है। जैसे प्रकाश, ग्रह, क्रम, क्रिकेट। अब हम लोग आते हैं चौथे पॉइंट में। यहाँ पे दिया है ट एवं ड के साथ र के संयोग होने पर र का पदेन रूप। जब र स्वर सहित अर्थात अ के साथ होता है और ट और ड स्वर सहित व्यंजन के साथ बोला जाता है तो उसे ट और ड के पेट के नीचे पदेन रूप में लगाया जाता है। जैसे ट्रक, ड्रम, ट्रेन, ड्रामा इत्यादि ऐसी बहुत सारी शब्द हैं, ठीक है, जिसमें ये पदेन रूप लगाया जाता है, ठीक है। 5वां में आते हैं हम लोग। र जब ऊ की मात्रा के साथ संयोग करता है तब र ऊ की मात्रा के साथ जुड़ता है तो ऊ की मात्रा र के नीचे न लगकर र के मध्य पेट में लगती हैं। जैसे रुपया, रुचि। अब आते हैं इस पॉइंट पे लिखा हुआ है, ठीक है, 6वां पॉइंट में कि र जब ऊ की मात्रा के साथ संयोग करता है तब रू ऊ की मात्रा के साथ जुड़ता है तो अ की मात्रा र के नीचे न लगकर र के मध्य पेट में लगते हैं। जैसे रूठना, रूप इत्यादि ऐसी बहुत सारी शब्द हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वर्ण संयोजक, ठीक है, ज्वाइन ऑफ लेटर्स। तो बच्चों जब हम अपने मुख से किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तब हम उस शब्द में आई ध्वनियों वर्णों का परस्पर मेल करते हैं, तब उस शब्द का निर्माण होता है जिसे वर्ण संयोजक कहते हैं। जैसे मित्रता, स्वागत, औरत, ईश्वर। अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं यानी वर्ण विच्छेद। तो बच्चों जब किसी शब्द में आई ध्वनियों वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। इसमें व्यंजन को स्वर के बिना नीचे हलंत लगाकर लिखा जाता है। जैसे
कौआ, गुलाब, हिरन। अब आते हैं हम लोग माइंड मैप। माइंड मैप में दिया हुआ है 1 नंबर में कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। आप लोग इस माइंड मैप को याद कर लीजिएगा, चारों पॉइंट को। 5 पॉइंट दिया है, 5 पॉइंट को याद कर लीजिएगा कॉपी में नोट करके। हम पढ़ देते हैं, आप लोग समझिए, इसको ध्यान से सुनिए। वर्ण विचार। तो प्रथम लाइन में दिया है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। दूसरे पॉइंट में दिया है वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तीसरे पॉइंट में दिया है स्वर और व्यंजन का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाते हैं। चौथे पॉइंट में दिया है स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। 5वां पॉइंट में दिया है स्वर तथा व्यंजन के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। इस चारों पॉइंट को कॉपी में नोट करके याद कीजिएगा। धन्यवाद।